श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें। पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी
लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो, तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई बगु को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में
श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगु क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगु के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं, उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है, तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक, सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को
जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा, पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले ही इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ। इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है? दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक
केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग।